सुस्वागतम। आज पशुवैद्य और पशुपालक भाइयों के लिए डेयरी पशुओं में हीट स्ट्रेस का प्रबंधन, हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट इन डेयरी कैटल, इसकी जानकारी, इसके बारे में बोलने के लिए कहने के बजाय मैं बोलूंगा कि जो गौ समृद्धि, महावीर, गोविंद फाउंडेशन, फल्टन और ब्लू क्रॉस वेलफेयर फाउंडेशन साथ, इन सब के सहयोग से आज का एक कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। यह पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि हम सब लोग ज्यादातर हिंदी बोलने वाले नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है, फिर भी हम बोलने की कोशिश करेंगे। आजकल आप देख रहे हैं 1980 के बाद ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इस वजह से आज जो महाराष्ट्र में, पूरा वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, आप सब देख रहे हैं, सह रहे हैं। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण से आज जो पशुओं को और सभी को जो भुगतना पड़ रहा है, इसके बारे में, और विशेषतः डेयरी पशुओं में जो कुछ भुगतना पड़ रहा है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका उपाय, उसका सब बाकी कुछ हम देखने वाले हैं। तो पहले ही हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसकी वजह क्या है और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। इसके लिए मैं हमारे मित्र, जो गौ समृद्धि के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर संतोष वाकचौरे, जो पहले ही प्राइवेट में थे, ड्रग डिजाइनर थे, अब उन्होंने गवर्नमेंट क्विट किया है और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी वो काम कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों, क्या है, वो कैसे अफेक्ट करता है, वो क्यों आ गया है, उसके जो कारण है वो आप सबको बताएं। मुझे लगता है किसान भाइयों और पशुवेदक भाइयों, आपको नमस्ते। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एवरीवेयर हमारा जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो काफी प्रॉब्लम्स झेल रहा है, और जो लिविंग थिंग्स है इस अर्थ पे उनके ऊपर काफी असर हो रहा है। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स जिसे कहते हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज है वर्ल्ड में, कुछ एक जगह पे वहां की जमीन पानी के नीचे जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बारिश कम हो रही है और काफी जगह अकाल आते रहते हैं, और फिर जंगल कम होते जा रहे हैं। और जब जंगल कम होंगे, अकाल आएगी, उसके साथ वाइल्ड लाइफ के लिए भी डेंजरस सिचुएशन आ रहा है। ड्रॉट की वजह से एनी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड कभी भी ड्रॉट की वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज प्रॉब्लम्स में आ जाती है, और उसके साथ साथ फिर जानवरों के ऊपर भी इफेक्ट हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में हम देखते हैं कि जो प्लेसेस पे कभी 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर समर में टेम्परेचर नहीं जाता था, वहां पे भी हम देख रहे हैं 40 के ऊपर, और कुछ एक जगह पे इंडिया में 47 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर समर में जाने लगा है। और इन सब चीजों से इस कंट्री में एज वेल एज वर्ल्ड वाइड जो भी एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुझे लगता है कि नेचर के साथ हम लोग, यानी ह्यूमन बींग, डेवलपमेंट के नाम पे जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको नेचर आंसर दे रहा है। सो टेम्परेचर बढ़ने के लिए, वेदर हमारा खराब होने के लिए हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी काफी जिम्मेदार है। बहुत सारे व्हीकल्स जो यहाँ पे रहते हैं, यूज कर रहे हैं हम लोग, वो भी ग्लोबल वार्मिंग को का एक कॉज है। और इन सब को देखते हुए फिर जो रिपीटेड अकाल आते हैं उसकी वजह से वेजिटेशन जो कम होती जा रही है, वो भी टेम्परेचर अर्थ का बढ़ाते जा रहा है। और हम पहले से जानते हैं कि अर्थ पे मोर देन 75% वाटर है। अब जमीन जो कम रही है वो भी काफी जगह पे वो भी कम होते जा रही है। सो ग्लोबल वार्मिंग हर एंगल से ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए तो बहुत ही डेंजरस होता जा रहा है। वर्ल्ड में ऐसे
कई सारे प्लेसेस है जहाँ पे समर में टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर चला जाता है। ये तो बात हुई ट्रॉपिकल कंट्रीज की, बट हम जब डेयरी एनिमल्स की बात करते हैं, तो डेयरी एनिमल्स के लिए इंडिया जैसे कंट्रीज को या अफ्रीकन कंट्रीज को के अलावा या मिडल ईस्ट के अलावा यूरोपियन कंट्रीज या यूएसए या इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो कंट्री है जहाँ पे टेम्परेचर काफी कम रहता था, जहाँ पे बर्फबारी होती रहती है, वहाँ पे भी टेम्परेचर समर में बढ़ता है और समर में टेम्परेचर बढ़ने से डेयरी इंडस्ट्री पे बहुत सारा नेगेटिव असर आ जाता है। दोस्तों, डेयरी इंडस्ट्री पे नेगेटिव असर आता है मतलब क्या होता है? डेयरी इंडस्ट्री पे नेगेटिव असर आने से मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, जानवरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। हीट स्ट्रेस जो हमारे बहुत सारे किसान भाई समर में जान जाते हैं और पिछले कुछ सालों में ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। तो ये हीट स्ट्रेस क्या है? आज हम आपके लिए जैसे डॉक्टर घोरपड़े सर जी ने कहा, आप हीट स्ट्रेस इन डेयरी कैटल और उसे कैसे टैकल करना है, यह टॉपिक लेके आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सचिन रहाणे जी है, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ही इज लाइवस्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ही इज ए वेल नोन यूट्यूबर जिनको महाराष्ट्र में काफी फॉलो किया जाता है डेयरी और डेयरी फार्मिंग के बारे में। मोर देन 60,000 फॉलोअर्स है उनके, और काफी पॉपुलर यूट्यूबर रहे हैं महाराष्ट्र के, जिन्होंने 2-3 बुक्स भी लिखी है फार्मर्स के लिए। सो मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि हीट स्ट्रेस के बारे में हमारे किसान भाइयों को और जो भी ऑडियंस है उन सबको थोड़ा विस्तार से बताइए। नमस्कार सर। अभी समर जब से शुरू हुआ है, हर बार हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि मई महीना जब शुरू होता है तब हमें हीट स्ट्रेस यानी जो जानवरों में लू लगना है, उनको उष्माघात होना है, ये मई महीने में ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन इस बार अप्रैल की शुरुआत से ही हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। इसके कुछ वजह है, उसमें खास करके हमें हीट स्ट्रेस क्यों होता है ये अगर पता होगा तो हम जान सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले जानवर जो कुछ रहते हैं, हमारे दुधारू जानवर है, उनका थर्मोन्यूट्रल जोन जो है, यानी कि वो अच्छे तरह से सुकून से जिस टेम्परेचर की रेंज में रह सकते हैं वो है 4 से 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जानवर आसानी से अपना जो कुछ दिनक्रम है वो ठीक से कर सकते हैं और अच्छे से दूध का प्रोडक्शन दे सकते हैं। अगर यहाँ से आगे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो जानवरों में प्रॉब्लम आने लगती है। इसमें टेम्परेचर बढ़ने का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जो रूमिनेंट्स है, जो चुगाली करने वाले जानवर है, इनमें ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इनके पेट में जो फर्मेंटेशन होता है, इनका जो रुमेन रहता है वहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में बहुत सारा हीट प्रोडक्शन होता है। वहाँ पे जो हीट जनरेट होती है इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में। इसलिए अगर हम पकड़ के चले, अगर 400-500 किलो का एनिमल है तो उसके पेट में कम से कम 80 से 150 लीटर कैपेसिटी का रूमेन रहता है, और इसमें अगर कंटिन्यूअसली फर्मेंटेशन शुरू है तो वहाँ पे बहुत सारा हीट प्रोडक्शन होता है। और उसी के साथ जानवरों की जो स्किन है वो पतली नहीं होती, वो जाड़ी होती है। उस पे हेयर कोट यानी उसमें ऊपर से हेयर भी रहते हैं, और जो जानवरों में स्वेट ग्लैंड है, यानी जो पसीना आना चाहिए, वो बहुत कम आता है। इसलिए जानवर, उनके शरीर का तापमान इंसान जितना या जो बाकी जानवर है उतना इजीली, इतने ठीक से उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसी समय अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाए, वहाँ पे वेंटिलेशन यानी जो जानवरों का शेड है वहाँ पे अगर हवा आती नहीं है, वहाँ पे शेड का डिजाइन अच्छा नहीं है, बहुत सारा धूप अंदर आ रहा है, वहाँ पे वेंटिलेशन कम है, यानी एयर करंट जो है किसी भी शेड में कम से कम 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से हवा चलना चाहिए। इससे क्या होगा कि अंदर की गर्म हवा बाहर निकल जाएगी
और शेड भी अच्छे हाइट के लिए होना चाहिए और उस पे फैन की सुविधा होनी चाहिए ताकि वहाँ पे ठीक से वेंटिलेशन हो सके। अगर ये नहीं है और वहाँ पे क्राउडिंग है तो जानवरों को ये टेम्परेचर का उसको थोड़ा-सा ये होता है, फिर उसको स्ट्रेस दिखना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये गोविंद फाउंडेशन ने जो बनाया, अभी मैंने जो बताया वही ये मराठी में है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जानवर क्या करता है, अगर टेम्परेचर कम है, तो जितना बाहर से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उसके बॉडी पे आता है, उसको वो कम कर सकता है। कैसे कर सकते हैं कि वहाँ पे जितना कुछ पसीना आता है, जानवर अपने शरीर पे जो हवा आती है, उससे उसके शरीर का तापमान कम हो जाता है। सो लेकिन उसकी जितनी कैपेसिटी है। हाँ, हाँ यस सर। डॉक्टर सचिन, मुझे लगता हाँ, है सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह पाएंगे कि जब विंटर का सीजन होता है या फिर जानवर का बॉडी टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट से ज्यादा होता है, उस समय हीट एक्सचेंज हो जाती है। इसका मतलब हीट क्या होता है, जहां से जहां से ज्यादा है हीट, वो जिस तरह कम है उस तरह उसकी मूवमेंट होती है नेचुरली। सो वही होता है कि बाहर का टेम्परेचर अगर कम है और जानवर के बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो जानवर की बॉडी से जो है वो हीट एक्सचेंज एनवायरनमेंट की तरफ हो जाती है और जानवर के टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। और वो दिस इज ए कंडीशन, इसको हम मान सकते हैं कि ये कंफर्ट जोन की कंडीशन है। और आप सब जानते हैं कि जानवर के पेट में डाइजेशन करते वक्त बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। जानवर का जो पेट है, वो डाइजेशन करने के लिए उसके पेट में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, वो एक तरह का फर्मेंटर होता है। और इसीलिए हम किसान भाई जानते हैं या फिर डॉक्टर्स जानते हैं कि जानवरों को, स्पेशली जो एचएफ क्रॉस जानवर है, इनको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानने वाला भी एक वर्ग है। बट मुझे लगता है हमारे पृथ्वी की अगर हम साइज देखें और उसके सामने हमारे एनिमल्स की संख्या देखें और उसके फार्म्स की संख्या देखें, तो वो एक काफी लिमिटेड जगह में होता है। तो ये एक थ्योरी है, बट ये जरूर है कि जानवर की बॉडी खुद बहुत सारा हीट जनरेट करती है और फिर वो हीट बाहर निकालने के लिए जानवरों में स्वेट ग्लैंड्स काफी कम होते हैं। और इसलिए उनका हीट एक्सचेंज कहाँ से होता है, तो उनकी सांस से ज्यादा होता है। उनके बॉडी सरफेस से भी कूलिंग होती है, बट उसके अलावा उनकी जो सांस होती है, वो गर्म हवा बाहर फेंकती है। और अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो जल्दी जल्दी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाता है। मगर हाँ, समर में जब हम देखते हैं कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जानवर का टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, तो उस वक्त क्या होता है कि अगेन बाहर से हवा, गर्म हवा जानवर की बॉडी को हीट करती जाती है। और वो हीटिंग जब होता रहता है, उस वक्त मुझे लगता है कि जो जानवर का बॉडी टेम्परेचर है वो भी और बढ़ने लगता है। और जानवर का बॉडी टेम्परेचर और बाहर का जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, अगर वो 30 डिग्री के ऊपर चला जाए, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फिर जानवर की बॉडी और बाहर की एनवायरनमेंट, इसमें जो डिफरेंस है उसकी वजह से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जानवर की बॉडी एब्सॉर्ब करते जाती है। और जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर 40 के ऊपर 45 तक जाता है, तो जानवर बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसकी हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म काफी प्रॉब्लम में आ जाती है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि सिर्फ टेम्परेचर बाहर का जो बढ़ता है, उसके अलावा उसमें जो हवा में जो नमी है, जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं, उसका काफी रोल होता है। ये जो चार्ट है इसको कहते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब एनवायरनमेंट की बढ़ जाती है, तो जानवर को किसी कम ह्यूमिडिटी में 40 डिग्री में भी वो कंफर्टेबली रह सकता है। बट जब ये सिचुएशन, हम कहते हैं कि मॉइस्चर जब बढ़ जाता है, हवा की नमी जब बढ़ जाती है, तो ये सिचुएशन काफी डेंजरस बनता जाता है। तो मुझे लगता है इस स्लाइड में डॉक्टर सचिन आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स किस तरह से इफेक्ट करता है लोगों को। मुझे लगता है किसान भाइयों को आप एग्जाम्पल के साथ भी बताइएगा कि ह्यूमिडिटी कितनी होने से क्या होता है। और यही एक रीजन है कि हम लोग जानते हैं कि मई और अप्रैल में ड्राई हीट होती है,
तो जानवर का हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम काफी कम होती है। बट वही प्रॉब्लम जून में जब लगता है टेम्परेचर कम हो गया बट जानवर ज्यादा सफरिंग में होता है। सिमिलर कंडीशन सितंबर अक्टूबर में आ जाती है कि उस वक्त भी ह्यूमिडिटी एक तरह से बढ़ जाती है। अनसीजनल रेन्स की जब संभावना होती है, हमें लगता है बाहर का टेम्परेचर तो कम हो रहा है फिर भी जानवर हाफ क्यों रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कोस्टल रीजन है यानी समंदर के पास वाले इलाके हैं, उनके लिए तो काफी दिक्कत वाली परेशानी होती है। और इसीलिए हम सब जानते हैं कि समंदर के पास वाले इलाकों में एचएफ क्रॉस जो जानवर है वो काफी दिक्कत का सामना करता है दैन दी नॉन कोस्टल एरियाज। तो सचिन जी आप प्लीज टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स के बारे में बताइएगा। सर एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है सिर्फ ड्राई हीट है, तो उसको अच्छी तरह से वेंटिलेशन है तो जानवरों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर ये एनवायरनमेंट में अगर नमी है, उसमें ह्यूमिडिटी का परसेंटेज ज़्यादा है, तो एनवायरनमेंट एक तरह से उस हीट को एब्सॉर्ब करके रखता है और एनवायरनमेंट में हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म हैम्पर हो जाता है। इसकी वजह से अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जैसे आपने बताया कि समुंदर के किनारे पे जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट में, और कुछ नदियों के किनारे के भी एरिया है जहाँ पे ये नमी ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि अगर टेम्परेचर कम है और नमी ज़्यादा है, उसी वक्त भी वैसा ही इफेक्ट होता है जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है और नमी कम है। मतलब यस, अब मैं हम एग्जाम्पल के तौर पे सचिन जी एग्जाम्पल हम लेंगे बता सर। पाएंगे। हाँ हाँ या हाँ सॉरी। अ, सर अगर हम बात करेंगे 30% ह्यूमिडिटी है और 26 टेम्परेचर है, तो वहाँ पे जानवर को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वही अगर 22 डिग्री भी मतलब टेम्परेचर है और 100% ह्यूमिडिटी है, तो जानवर को हीट स्ट्रेस होगा। मतलब टेम्परेचर कम है लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो स्ट्रेस आ सकता है। उसी तरह से अगर हम नीचे नीचे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और थोड़ा आगे जाएंगे कि मान लो समझो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और वहाँ पे 60 डिग्री ह्यूमिडिटी है, तो जानवर यहाँ पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स 80 का है, तो वहाँ पे जानवर को सीवियर हीट स्ट्रेस होगा। मतलब वहाँ पे जानवर की जान जाने की नौबत आने तक इतना उसको टेम्परेचर का दिक्कत होने वाली है। वही अगर ह्यूमिडिटी कम है, तो आप 20% ह्यूमिडिटी है, तो जानवर 36 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकता है। मतलब 20% ह्यूमिडिटी पे 36 डिग्री टेम्परेचर है तो भी जानवर को जो दिक्कत आने वाली है, वही दिक्कत जानवर को अगर 60 डिग्री ह्यूमिडिटी है तो 30 या 32 डिग्री सेल्सियस को आने वाली है। इसी तरह से हम इसको जान लेंगे, अगर जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो कम टेम्परेचर पे भी ज़्यादा हमको दिक्कत आने वाली है। इसी तरह से अगर हम इसको हीट स्ट्रेस के जो सिम्टम्स है उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि मॉडरेट हीट स्ट्रेस क्या होता है, फिर सीवियर हीट स्ट्रेस क्या होगा और ज़्यादा एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस में क्या हो सकता है। तो सिर्फ बाहर टेम्परेचर कितना है उससे ज़्यादा वहाँ पे एनवायरनमेंट में नमी क्या है, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये नमी इन जनरल एनवायरनमेंट की नहीं है। अगर आपके बार्न में या आपके शेड में आपके यहाँ पे पानी कहीं से गिर रहा है और वहाँ पे वेंटिलेशन कम है, तो वहाँ पे भी ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है। अगर चारों तरफ से वो शेड है वो बंद है, आपका जो फार्म है वो हर तरफ से बंद किया हुआ है, साइड में कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, कुछ दीवारें होती है, कुछ पर्दे लगाए होते हैं और अंदर पानी की नमी ज़्यादा है, तो भी वही सिचुएशन पैदा होती है जो कोस्टल एरिया में है। तो उसी तरह से हीट स्ट्रेस बढ़ सकता है। अभी एक हाँ सर। एक चीज सचिन जी मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा। हमारे किसान भाई बहुत बार जब अपने जानवर के लिए शेड बनाना है तो वो पक्का हाउस बनाने के चक्कर में रहते हैं, यानी साइड वॉल जो है वो काफी ऊंची ऊंची करना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है कि ठंड के दिनों में प्रोटेक्शन होना चाहिए, बारिश के दिनों में अगर हवा चली तो वो बाहर का पानी अंदर नहीं आना चाहिए। ये सब सोचकर
काफी किसान भाई अपना जो एनिमल हाउस है या जो कैटल शेड है उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसके साइड वॉल्स ऊपर ऊपर हो, मगर यस ऐसे एनवायरनमेंट में शेड का फ्लोर अगर गीला रहता है और वॉल्स ऊपर है तो अंदर ह्यूमिडिटी काफी बढ़ जाती है, फिर कम टेम्परेचर में भी जानवर यहाँ परेशानी का सामना करता है। दूसरा और एक चीज फार्मर भाई करते हैं, किसान भाई करते हैं कि अपने शेड को विंटर में जानवरों को बचाने के लिए वो शेड नेट जो आती है उसको साइड से लगा देते हैं। उनको लगता है कि विंटर विंटर में ठंड कम लगेगी, बट जैसे ही विंटर खत्म होता है फिर आ जाता है समर, और समर जब आता है तब गर्मी के सीजन में कुछ लोग ये सोचते हैं कि धूप ना लगे इसलिए शेड नेट साइड से जो लगी हुई है वो वैसी रखते हैं, और फिर उसकी वजह से शेड में जो खुली हवा हम कहते हैं वो जो आनी चाहिए वो ढंग से नहीं आती है, फिर हमारा वेंटिलेशन है वो काफी कम हो जाता है। और मुझे लगता है कि फिर वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि हमारे जो हाउसेस रहते हैं कैटल के लिए या गाय के लिए जो शेड बनाते हैं वो अगर इस तरह से हम उसके साथ छेड़छाड़ करें या उसको प्रॉपरली वेंटिलेटेड ना रखें तो वो एनिमल का जो शेड है वो भी एक रीजन बन जाता है वहां अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा मेंटेन रखने के लिए, और हवा नहीं ढंग से चलती है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है, उसकी वजह से फिर हीट स्ट्रेस आ जाता है। बहुत सारे पार्ट्स में हम लोग देखते हैं हमारे किसान भाई छोटे छोटे फार्मर है, किसी के पास एक गाय है, किसी के पास दो चार पांच, ये हमारा एवरेज फार्म साइज है पूरे इंडिया में। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है वो अपना अपना छोटा सा हाउस बना देते हैं, फिर उनकी जो शेड के ऊपर जो शीट्स होते हैं फिर वो मेटल के होते हैं, कई जगह पे और उसका सीमेंट शीट भी लगवाते हैं। तो उसकी हाइट हार्डली 7 8 10 फीट के आसपास रखते हैं, 10 फीट तो काफी कम लोग रखते हैं, बट 8 फीट के आसपास हाइट वाले बहुत सारे शेड होते हैं। और ऐसे शेड में फिर हाइट कम होने की वजह से जो समर में गर्मी पैदा होती है वो गर्म हवा ऊपर ही रहती है, और उस हवा शेड में रहने की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और उससे जानवर कठिनाइयों का सामना करता है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारा पंजाब में अगर हम देखेंगे तो पंजाब के किसान भाई काफी एडवांस है, उनकी शेड की हाइट अगर हम देखते हैं तो 12 से 15 फीट के ऊपर की हाइट वो लोग मेंटेन करते हैं। कई जगह पे सेंटर की हाइट और ज्यादा रखते हैं और उसकी वजह से गर्म हवा बाहर निकल जाती है। कुछ भाई किसान भाई सीलिंग फैन लगाते हैं, उनको लगता है कि सीलिंग फैन लगाने से शेड जल्दी सूख जाएगा और जानवर को वेंटिलेशन दे पाएंगे, मगर सीलिंग फैन या नहीं जो घर में फैन लगाते हैं वो फैन भी एक तरह से ऊपर की गर्म हवा फिर जानवर के बॉडी पे भेजता है, और उसकी वजह से फिर बॉडी का टेम्परेचर हीट एक्सचेंज ढंग से नहीं कर पाता है गर्म हवा लगने की वजह से, फिर उसकी बॉडी में से जो टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जा पाता है, हीट लॉस नहीं होती है, और उसकी वजह से वो कठिनाइयों का सामना कर पाता है। मुझे लगता है इस स्लाइड से सचिन जी आप बता पाएंगे कि जानवर किस तरह से जब हीट स्ट्रेस में होता है तो बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये आप किसान भाइयों को बताइए। अभी ये मराठी में है लेकिन फिर भी सब समझ पाएंगे। जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी बढ़ता है और जानवर हीट स्ट्रेस में आता है और उसके शरीर का तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तो क्या होता है? सबसे पहले हार्मोनली शरीर का तापमान कंट्रोल करने के लिए जानवर बॉडी में कुछ बदलाव लाता है। उसमें प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और जो थायराइड हार्मोन है वो कम हो जाते हैं, और ग्रोथ प्रमोटर्स, प्रोजेस्टेरॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ इसका जो रेस्पिरेशन रेट जो है, श्वास लेने की जो गति है, उसको हम रेस्पिरेशन रेट बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। जानवर को जो शरीर के लिए एनर्जी चाहिए वो कम हो जाती है, क्योंकि इस गर्मी की वजह से उसका जो पाचन है, उसके रुमेन में जो रुमिनेशन हो रहा है वहाँ पे एसिडिटी बढ़ती है, एसिडोसिस होता है, और ठीक से फर्मेंटेशन ना होने के कारण वो कम चारा खाता है, और कम चारा खाएगा तो कम एनर्जी उसको मिलेगी, और उसकी वजह से उसके दूध में काफ़ी हद तक कमी होती है। और अगर इसके साथ उसको इम्यून स्ट्रेस भी आ जाएगा, उसकी इम्यूनिटी भी लो हो जाएगी, तो उसको मास्टाइटिस है, अगर और कोई जो आजार है
वो भी हो सकते हैं। इस तरह से वो हीट स्ट्रेस पूरा इसके जानवरों के शरीर पे काम करता है। तो ये स्लाइड हम अच्छी तरह से जान लेंगे तो इसके साथ हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है तो दोस्तों हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में और अगर हीट स्ट्रेस कुछ कम लेवल पे भी है तो जानवर हीट पे नहीं आता है, जानवर हमें स्ट्रेस साइन नहीं दिखाता है। हम तो जानवर हीट में यानी गर्मी में ना आए, उसका रिप्रोडक्शन साइकिल नहीं चालू होने के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन जिम्मेदार होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ज्यादा रहेगी तो वो कभी हीट में नहीं आएगा। वो इवन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड साइलेंट, हाँ साइलेंट हीट में जाता है या अनस्ट्रेस में जाता है। अगर हीट भी राइट। दिखाएगा तो वो सिम्टम्स पूरे नहीं दिखाएगा। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है कभी कभी हीट इतनी बढ़ जाती है जानवर इसमें अबॉर्ट भी हो सकता है, उसका एबॉर्शन होता है, जानवर बच्चा बाहर फेंक देता है। तो ऐसे भी एकदम कंडीशन आ सकती है। एकदम सही। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब लेवल बढ़ जाती है बॉडी में तो एनिमल नेचुरली स्ट्रेस में आ जाता है। तीसरा जो टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। T3 T4 की भी लेवल्स कम हो जाती है, टीएसएच की लेवल कम हो जाती है, और ये लेवल्स कम होने की वजह से फिर एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ये सब चीजें काफी मैटर करती है। और जैसे आपने कहा कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, तो रेस्पिरेटरी रेट इसलिए, मतलब सांस लेने की रेट इसलिए बढ़ जाती है कि जानवर में हम सब जानते हैं कि उसको पसीना नहीं आता है आदमी जैसा, बहुत रेयरली पसीना आता है। उनका जो हीट एक्सचेंज है फिर, जो स्किन से यूजुअली एनवायरनमेंट के साथ होता है, वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से फिर वो नहीं हो पाता है। और ऐसे केस में फिर जानवर क्या करता है कि जो उसकी सांस है उसमें से अंदर की टेम्परेचर बाहर फेंकने की कोशिश में रहता है, और फिर एक तो वो स्ट्रेस में है तो उसकी सांस बढ़ जाती है, और दूसरा इसमें फिर सलाइवेशन भी होता है। कुछ एक जानवर तो टंग बाहर निकाल के रेस्पिरेशन या पैंटिंग करते हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स भी काफी कम हो जाते हैं, फिर एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है। और जैसे सचिन जी ने बताया कि जब सलाइवा बाहर जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसके बाद में फिर उसके डाइजेशन में भी काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि फिर वहां पे क्या हो जाता है, जो सलाइवा की वजह से अंदर जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट या जो पीएच है रूमेन का, वो बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं हो पाती, फिर सारा यानी सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस जैसी सिचुएशंस भी आ जाती है। फिर सचिन जी ने जैसे बताया आप लोगों को कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दूध की भी मात्रा काफी कम कर देते हैं, और इम्यूनिटी वगैरह के बारे में भी उन्होंने काफी चीजें बताई। अब हम उसका फॉडर या चारा भी वो और कम खाने लगता है। हाँ हाँ सर, सचिन जी। यह थोड़ा मैं ऐड करूंगा, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन अगर कोई हमारे पशु अध्यक्ष भाई है वो समझ पाएंगे। जब रेस्पिरेशन बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से ज्यादा बाहर निकालने जाती है और उसके वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है। और ब्लड में अल्कोलोसिस होने के कारण जानवर ज्यादा से ज्यादा ये ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए यूरिन से बाइकार्बोनेट्स बाहर निकलता है, और उसकी राइट। वजह से वो सलाइवा में बाइकार्बोनेट्स कम आते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कब आएगा सलाइवा में, तो वो उसके पेट में कम जाएगा, और पेट में कम जाएगा तो वहाँ पे जो एसिडिटी बढ़ती है फर्मेंटेशन की वजह से, उसको कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। और फर्मेंटेशन भी ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत फास्ट होता है। अगर वहाँ पे हम ज़्यादा फर्मेंटेबल चीज़ें हम खिलाते हैं दुधारू पशुओं के लिए, पशु खाद्य यानी कॉन्सेंट्रेट फीड हम ज़्यादा देते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा जोर से हो रहा होता है, और वो फर्मेंटेशन की वजह से जो एसिडिटी बढ़ रही है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसे एक विशेष साइकिल जो है, एक दुष्चक्र है, उसमें जानवर फंसता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पीएच डाउन हो जाता है रूमेन का, तो रूमेन का माइक्रोफ्लोरा पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर अगेन वो एसिडोसिस और बढ़ता जाता है, डाइजेस्टिव डिस्टरबेंसेस आती जाती है, और ऐसे सिचुएशन में फिर प्रोडक्शन काफी कम, यानी 70% तक भी ड्रॉप हो सकता है। और जब मिनिमल तरह का जो होता है, वो आगे हम देखेंगे। सो
इससे क्या क्या होता है जो सचिन जी ने अभी बताया कि जनावरांना धाप लागणे यानी पॅन्टिंग जानवर करता है, आम्लपित्त वाढून यानी उसका पीएच कम हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, देन इनफर्टिलिटी की चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी या कंसेप्शन रेट काफी ड्रॉप हो जाता है, देन इम्यूनिटी डाउन होने से इन्फेक्शियस डिसीजेस होने की संभावना बढ़ जाती है। इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से समर में फिर थाइलेरियासिस जैसे बीमारियां, प्रोटोजोल जो बीमारियां है वो भी जल्दी जल्दी जानवर को पकड़ में लाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जब क्रॉसब्रीड एनिमल्स है, इनमें जो प्रोटोजोल डिसीजेस है वो एक तरह से एंडेमिक हो चुके हैं, मतलब उनके खून में वो प्रोटोजा हीमोप्रोटोजन जो भी पैरासाइट्स है वो एक तरह से डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, और जैसे ही जानवर स्ट्रेस में आ जाता है वो फ्लेयर अप हो जाते हैं। उसका जो डाइट है वो कम हो जाएगा, उसके मिल्क में काफी ड्रॉप आ जाएगा, और ड्रॉप जो होता है वो 30 to 50% या उससे भी ज्यादा वो कम हो सकता है। और मैं और एक चीज बताना चाहूंगा किसान भाइयों की, इसके अलावा एक स्टेज होती है जिसे हम सब क्लिनिकल हिट स्ट्रेस कह पाएंगे, जिसमें जानवर हाँफता नहीं है, यानी वो पैंटिंग नहीं करता है, मगर ऐसे जानवर 10-20% चारा कम खाते हैं। दूसरा, उनको टेम्परेचर की वजह से मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, जैसे सचिन जी ने कहा कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बाइकार्बोनेट्स जो है वो यूरिन से बाहर फेंके जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर 102 103 में रहता है, तो फार्मर को या इतना ध्यान में नहीं आता है कि जानवर हीट स्ट्रेस से सफर कर रहा है। आप देखिएगा कि समर में किसी भी जानवर का टेम्परेचर जो नॉर्मली 101 के नीचे होना चाहिए होता है, या 101.57 के नीचे होना होता है, वो समर में देखेंगे तो हर एक जानवर 103 102.8 इस तरह का टेम्परेचर रेंज दिखाता है। और इस टेम्परेचर में फिर सारा यानी सब क्लिनिकल रुमिनल एसिडोसिस का भी सामना जानवर करता है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉसेस होता है, मस्कुलर वीकनेस आता है, और ऐसे जानवर 10-20% से मिल्क ड्रॉप दिखाते हैं। और हमारे किसान भाइयों को लगता है कि यार क्या करे, गर्मी है इसलिए लॉस उसका मिल्क कम हो गया है। बट किसान भाइयों एक चीज याद रखिएगा कि हम ऐसा बिजनेस करते हैं जिसकी मार्जिन मुझे लगता है 10%, 15% या 20% से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे केस में जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ा हो, ह्यूमिडिटी बढ़ी है, और साथ में जानवर दिखने में तो अलर्ट है, चारा ठीक ठाक खा रहा है ऐसे लगता है, बट उसका मिल्क प्रोडक्शन अगर कम हो गया है, मैं मानता हूं कि 10 लीटर दूध देने वाला जानवर अगर 2 लीटर से भी कम होता है या 1 लीटर से भी कम होता है, तो हमें उनकी तरफ जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अगर हम परसेंटेज की बात कहें तो 10 लीटर वाले जानवर का 2 लीटर दूध कम होना, इसका मतलब 20% लॉस है, और वही हमारे बिजनेस का मार्जिन है। यानी हमारा बिजनेस फिर इस बीमारी से, ये छुपी छिपी बीमारी में कह सकता हूँ, सब एक्यूट हीट स्ट्रेस जिसको यूजुअली निग्लेक्ट किया जा सकता है, वो हमारे इंडियन डेयरी इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा नुकसान करती है। और इंडस्ट्री मतलब कोई कंपनी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, ये तो हमारे किसान भाई है जो दिन रात मेहनत करते हैं, 4-4 महीने कष्ट करके अपने फार्म में वो फॉडर उगाते हैं, और ये जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो उनका प्रॉफिट खा जाता है। तो किसान भाइयों, समर में जब भी आपका जानवर 1 लीटर से भी कम हो जाए मिल्क के लिए, दूध देने के लिए, तो जरूर अपने फार्म में उसका जो एनवायरनमेंट है वो ठीक ठाक करने की कोशिश करिएगा। आपके यहाँ हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम है ये जान जाइएगा। और मैं तो कहूंगा कि हर एक किसान भाई अपने पास, जिसके पास भी 2 से ज्यादा जानवर है, वो 50 से 100 रुपए में मिलने वाला थर्मामीटर जरूर रखे, और अपने जानवरों पे जैसे ही 1 आध लीटर भी दूध कम हो जाता है, अच्छे से ध्यान दे, उनका बॉडी टेम्परेचर चेक करे, और फिर आपको पता चल पाएगा कि वो एनिमल स्ट्रेस में है या नहीं। थोड़ा सा भी आपका दूध कम हो जाए तो मुझे लगता है आपको जरूर जागना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स मार्जिन्स काफी कम है, और इसको रोकने के लिए हमें जरूर इंतजाम करने चाहिए।